हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। माई सेल्फ मानवी चौधरी। और आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 9 का 7th चैप्टर जीवों में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विविधता क्या होती है। विविधता का मतलब क्या है? विविधता मीन कि किसी भी दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ों के अंदर जो डिफरेंस पाया जाता है, यानी कि जो अंतर पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। संजीवों के अंदर हम अगर बात करें तो दो होते हैं। इनके दो भाग है, पादप और जंतु। इन दोनों के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। और इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनमें क्या डिफरेंस है और उनके आधार पे इनको कितने भागों में बांटा गया है और क्यों बांटा गया है। अगर हम देखें कि जो पादप है, ये भी आगे बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे कुछ पादप होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण कुछ होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और कुछ नहीं करते। ऐसे ही बहुत सारी विविधताएं होती है जिनके आधार पे इनको कई भागों में बांटा हुआ है। तो उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पे बहुत से प्रकार के जीव पाए जाते हैं। बहुत से प्रकार के जीव पाए जाते हैं, या जिन्हें कह सकते हैं हम संजीव पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या थे? 3 वैज्ञानिक थे। पहला अर्नेस्ट हैक्ल, रॉबर्ट व्हिटेकर और तीसरा था कार्ल वोश। इन तीनों ने क्या किया कि संजीवों को क्या किया था? इन्होंने किंगडम में या जिसको हम कहते हैं जगत में बांटा था, ठीक है। क्या किया था? सभी जीवों को किंगडम के अंदर बांटा था। और जो रॉबर्ट व्हिटेकर इसने क्या किया था? इसने 5 किंगडम दिया था, या जिसे क्या कहते हैं? पंच जगत प्रणाली। पंच जगत प्रणाली का मतलब सभी संजीवों को कितने पार्ट्स में इसने बांटा था? 5 भागों में बांटा था। पहला था मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और 5वां है एनिमेलिया। रॉबर्ट व्हिटेकर ने सभी जीवों को 5 भागों में बांटा था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, और 5वां था एनिमेलिया। ये जो 4 है, ये 4 आते हैं फाइलम के पार्ट है। फाइलम यानी पादपों के भाग।
ये पादपों को इतने पार्ट्स में बांटा गया था और ये थे जंतु और मनुष्य। ठीक है, इसके अलावा मोनेरा के अंदर भी जंतु थे। अब एक चीज़ और है कि सबसे बड़ा तो था किंगडम। किंगडम के भी आगे छोटे छोटे भाग थे। कैसे? किंगडम आगे 2 भागों में था, फाइलम यानी जो पादपों के थे और डिवीज़न जो किसके थे? जंतुओं का। इसमें जंतु थे। आगे इनको जैसे सेम ही थे। किन में बांटा था? पहले किंगडम, किंगडम के बाद में फाइलम, फाइलम और डिवीज़न, डिवीज़न के बाद में थी क्लास जिसको कहते हैं वर्ग। वर्गों को आगे बांटा था उन्होंने किस में? ऑर्डर में। ऑर्डर से आगे फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। क्लास के बाद ऑर्डर जिसको गण कहते हैं। ऑर्डर के बाद में था फैमिली, फैमिली के बाद था जीनस, जीनस के बाद थी स्पीशीज। फैमिली को कहते हैं कुल, जीनस को कहते हैं वंश और स्पीशीज को कहते हैं जाति। यानी जो जीव रहते हैं एक समूह के रूप में रहते हैं, उनका सबसे जो छोटा रूप था वो था जाति। जाति के बाद भी आगे उपजातियाँ आती है, लेकिन सबसे छोटा माना था जाति, जाति से वंश, वंश से कुल, कुल से गण, गण का वर्ग, और वर्ग थे 2 मतलब फाइलम के अंदर भी यही था, यानी पादपों का भी यही था और जंतुओं का भी यही था, इसलिए इसको एक बार ही लिखा है। और सबसे बड़ा था किंगडम जिसको कहते हैं जगत। इसको 5 भागों में बांटा था। किसने? रॉबर्ट व्हिटेकर ने। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जंतुओं की, जीवधारियों की, कि इनको आगे कितने भागों में बांटा था और किस आधार पे बांटा था। जीवधारी, इसको 2 भागों में बांटा था। पहला था प्रोकैरियोटिक, और दूसरा था यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं? हमने क्या इससे पहले आपने जो पहले जो क्लासेस थे उनमें आपने पढ़ा था कि कोशिका होती है और उसके मध्य क्या, जैसे ये कोशिका है और इसके बीच में होता है केंद्रक, है ना। केंद्रक के जो चारों ओर जो होती है इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। जो जीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? कुछ के अंदर तो ये केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है और कुछ के अंदर ये केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। जिनके अंदर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है उनको तो बोलते हैं प्रोकैरियोटिक्स। और जिनमें उपस्थित होती है उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक
के अंदर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, तो इनके अंदर कौन से जीव आते हैं? जो मोनेरा के जो जीव है, हमने सबसे पहला पढ़ा था मोनेरा, यानी मोनेरा के जीव होते हैं, उनके अंदर क्या होती है? केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो बैक्टीरिया हो गया और नील हरित शैवालिया, जिसे कहते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एलगी। नील हरित शैवाल और कुछ जो जीवाणु हैं वो किस में आते हैं? मोनेरा के उदाहरण है। इसमें जो सबसे पहला वाला जो जगत था, कौन सा? मोनेरा, किस में आता है? प्रोकैरियोटिक में आता है। अब यूकैरियोटिक की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक के अंदर भी दो प्रकार है। यूकैरियोटिक के अंदर भी दो प्रकार है। एक कोशिक और बहुकोशिक। एक कोशिक जीव कौन से होते हैं? जिनका शरीर किससे बना हो? केवल एक कोशिका से ही बना हो। जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से बना हो। और बहुकोशिका के अंदर क्या होता है? अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिक जो जीव होते हैं उनके अंदर कौन सा जगत है? उनके अंदर है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। इसका अगर उदाहरण हम देखें तो हमने पढ़ा था यीस्ट और अमीबा। ये एक कोशिकीय जीव है। इनके शरीर का सारे कार्य सिर्फ एक ही कोशिका करती है, एक प्रकार की ही कोशिका करती है। और बहुकोशिक जो जीव होते हैं उनके अंदर अनेक प्रकार की कोशिका होती है, ठीक है। और इसके आधार पर इनको दो भागों में भी बांटा गया है। एक तो है भित्ति सहित और एक है भित्ति रहित। भित्ति सहित और भित्ति रहित का क्या मतलब है? ये देखना कि कुछ के संजीव होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? पादप भी होते हैं और जंतु भी होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो पादप होते हैं ना, उनके अंदर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। झिल्ली और भित्ति दोनों पाई जाती है। लेकिन जंतुओं के अंदर क्या होती है? भित्ति जो होती है वो नहीं पाई जाती, केवल झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, ठीक है। इसी आधार पर इनको दो भागों में बांटा है। जो भित्ति रहित जो है उनके अंदर कौन से जानवर आ जाते? उनमें कौन से जगत आता है? एनिमेलिया जगत आता है। एनिमेलिया जगत आता है। और जो भित्ति सहित है उनको फिर आगे दो भागों में बांटा है। भित्ति सहित कौन से होते हैं? जो पादप होते हैं। और भित्ति रहित जो होते हैं वो जंतु होते हैं। भित्ति सहित जो पादप होते हैं वो दो भागों में है। कौन कौन से? पहले तो है प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले
और दूसरे हैं प्रकाश संश्लेषण करने वाले। यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि भोजन जो पादप है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं, और कुछ जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते और अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो जो फंजाई जो जगत है वो किस में रखा गया है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले में। और प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो पादप है वो है प्लांटी, वो है प्लांटी जगत के पादप। ठीक है, तो ये क्या थे, जो पांचों जगत थे जिनको इनके आधार पर इनको अलग अलग बांटा गया था। पहला है मोनेरा, जो किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं। इनमें क्या होती है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। दूसरा है प्रोटिस्टा, ये कैसे हैं, ये एक कोशिक जीव है। इनमें केंद्रक झिल्ली तो उपस्थित होती है, यूकैरियोटिक होती है, लेकिन क्या होती है, इनके शरीर का सारा कार्य एक प्रकार की कोशिका करती है। ठीक है, दूसरा है तीसरा है फंजाई, ये किस में आते हैं, ये बहुकोशिक, इनका शरीर अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, इनमें भित्ति जो कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, और साथ में ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते। लेकिन और जो चौथा है प्लांटी, वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की कार्य खुद करते हैं। और पांचवा जो है वो है जंतु जगत, या जिसको कहते हैं एनिमेलिया, जिनके अंदर कोशिका भित्ति जो है वो अनुपस्थित होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे पादपों की। इससे आगे पादपों को कितने भागों में बांटा हुआ है, उनकी शारीरिक संरचना वगैरह के आधार पर उनको कई पार्ट्स में बांटा हुआ है। ठीक है, प्लांटी की, या फिर हम बात करें पादप की, प्लांटी जगत या पादप की। जो प्लांटी जगत या जो पादप है उनको क्या है, दो भागों में बांटा गया है। उनकी शरीर की शारीरिक संरचना के आधार पे दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, बिना विभेदित पादप शरीर और विभेदित पादप शरीर। इसका क्या मतलब है, देखो कुछ जो पौधे होते हैं ना वो क्या होते हैं, हमने पिछली क्लासों में क्या पढ़ा है कि जो कोई भी पौधा है उसके मेन 3 भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती। नॉर्मली हम अगर देखें तो सभी प्लांट के अंदर हम बता सकते हैं कि ये उसकी जड़ है, ये तना है और ये पत्ता है, ये इसकी पत्तियां हैं। लेकिन कुछ जो पादप होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे थैले टाइप, थैले जैसी संरचना के होते हैं। उसके अंदर हम देख के नहीं बता सकते कि ये इसकी जड़ है, ये तना है और ये पत्ती है। तो इसलिए पादपों को 2 भागों में बांट दिया। कौन सा, एक तो बिना विभेदित यानी जिसका हम नहीं बता सकते, जो थैले जैसी संरचना के होते हैं, और विभेदित पादप शरीर यानी जिनका हम बता सकते हैं कि ये इनमें जड़ है, ये तना है और ये पत्ती है। जो बिना विभेदित पादप शरीर है इसके अंदर आता है थैलोफाइटा, इनमें आते हैं थैलोफाइटा। और जो विभेदित पादप शरीर है इसको आगे 2 भागों में बांटा गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग तो जिसके अंदर स्वहनी उत्तक
अनुपस्थित होता है। और दूसरा, जिनमें संवहनी ऊतक क्या हो, उपस्थित होता है। संवहनी ऊतक क्या होता है? संवहनी ऊतक वो होता है कि जो पौधा होता है उसके अंदर जड़ से लेके जो पत्तियों तक जल पहुंचाने का काम करता है वो एक संवहन ऊतक करता है, जाइलम काम करता है। और भोजन को पत्तियों से लेकर अन्य भागों तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? संवहन ऊतक करता है, जिसको क्या कहते हैं? फाइलम कहते हैं। और ऐसे ही कुछ पादप होते हैं जिनके अंदर ये नहीं पाया जाता और कुछ के अंदर ये उपस्थित होता है। ठीक है, जिनमें नहीं पाया जाता उनमें आते हैं ब्रायोफाइटा। जिनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता यानी जिनके अंदर भोजन और जल का परिवहन संवहन ऊतकों द्वारा नहीं होता, उनमें आते हैं ब्रायोफाइटा। और जिनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं उनको आगे फिर 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो बीज रहित पादप, बीज रहित पादप और बीज युक्त पादप। यानी जिन पौधों के फलों के अंदर बीज पाए जाते हैं और कुछ के अंदर जो बीज है वो नहीं पाए जाते। जिनके अंदर बीज नहीं पाए जाते उनको किस श्रेणी में लिखा है? उनको रखा है टेरिडोफाइटा में। जिन पादपों के अंदर बीज नहीं पाए जाते उनको टेरिडोफाइटा की श्रेणी में रखा है। जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं, अब उनके अंदर भी 2 प्रकार के बीज पाए जाते हैं। पहले तो है नगन बीजी। नगन बीजी का मतलब इन बीजों के ऊपर कोई भी कवर नहीं पाया जाता। इन बीजों के ऊपर कोई भी कवर नहीं पाया जाता, सीधे बीज होते हैं। और जो ये क्या होते हैं? और जो दूसरे होते हैं नगन बीजी के अलावा जो दूसरे होते हैं उनको बोलते हैं, उनको हम बोलेंगे फलों के अंदर बंद होते हैं बीज। फलों में बंद। जो नगन बीजी होते हैं उनके अंदर आते हैं जिम्नोस्पर्म। उनको जिम्नोस्पर्म की श्रेणी में रखा गया है। और जो फलों के अंदर जो बंद बीज होते हैं उनको आगे फिर 2 प्रकार में बांटा गया है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को कैसे समझेंगे कि आपने जैसे दाल देखी है, या हम बात करें अगर जो छोले होते हैं, अगर हम छोलों की बात करें, जो नॉर्मली जो खाने के वाले होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे 2 होते हैं, 2 इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं, है ना। इस प्रकार से जो मतलब 2 इकट्ठे बीज होते हैं उनके अंदर, वो किस में आते हैं? द्विबीजपत्री के अंदर आते हैं। और जिनके अंदर केवल एक ही बीज होता है, जैसे आम के अंदर केवल एक ही गुठली होती है, वो किस में आ जाते हैं? एक बीजपत्री के अंदर। और जो फलों के अंदर जो बंद बीज है इनको रखा है एंजियोस्पर्म की श्रेणी में। एंजियोस्पर्म की श्रेणी में रखा है। ठीक है, तो ये तो था पादपों का विभाजन। कैसे किया था कि पादप थे, पहला था कि उनका विभेदित पादप शरीर पाया जाता है और एक बिना विभेदित पादप शरीर होता है। इनकी संरचना होती है थैले की समान। इनको रखा है थैलोफाइटा की श्रेणी में।
जो विभेदित पादप शरीर होता है उसमें दो चीज़ होती है, एक तो उनमें जो जल और भोजन का परिवहन स्वयं उत्तक द्वारा होता है और एक में नहीं होता। जिनमें नहीं होता वो होते हैं ब्रायोफाइटा, और जिनमें होता है उनको फिर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहले तो होते बीज रहित, यानी जिनके अंदर बीज नहीं बनते, और दूसरे बीज युक्त जिनमें बीज बनते हैं। बीज रहित में रखा गया है टेरिडोफाइटा को, और बीज युक्त जो पादप होते हैं वो भी दो प्रकार से होते हैं। कैसे? कि जो बीज होते हैं कुछ पर तो कवर पाया जाता है, और कुछ पर कवर पाया जाता है, यानी कुछ बंद होते हैं बीज, और कुछ क्या होते हैं नगन बीज होते हैं, यानी जिन पर कोई कवर नहीं पाया जाता, वो सीधे खुले होते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म में। और जो फलों के अंदर बंद बीज होते हैं उनको किस में रखा गया है? एंजियोस्पर्म में रखा गया है। और जो बीज होते हैं वो भी दो प्रकार से पाए जाते हैं। कैसे कैसे? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, यानी दो बीज एक साथ भी होते हैं, और कुछ में क्या होता है सीधे एक बीज होते हैं। ये तो थी पादपों की बात। इसके बाद हम बात करेंगे जंतुओं की। अब हम बात करेंगे प्राणियों की। प्राणियों की बात करेंगे, या हम इसे कह सकते हैं एनिमल्स की बात करेंगे, ठीक है। इनको क्या किया गया है? इनको दो भागों में बांटा गया है। इनको भी दो भागों में बांटा गया। कैसे? एक चीज़ समझिएगा कि जब किसी भी जीव या किसी भी जब प्राणी का जब विकास होता है तो सबसे पहले कोशिका बनती है। सबसे पहले कोशिका बनती है, और उसके बाद उससे आगे उत्तक बनते हैं, और उत्तक ही मिलकर क्या करते हैं? सारे काम करते हैं। आगे मिलकर अंग बनाएंगे, फिर अंग से अंग तंत्र बनेंगे, और इससे शरीर बनेगा, ठीक है। कुछ जीव होते हैं जिनके अंदर केवल कोशिकाओं का ही समूह पाया जाता है, यानी कोशिकाओं का समूह ऐसे नहीं पाया जाता कि उनमें एक प्रकार की एक समान कोशिकाएं होती है। उनके अंदर केवल कोशिकाएं होती है जो क्या करती है? सारा काम करती है। केवल कोशिकाएं सारा काम करेगी, ठीक है। उनको बोलते हैं कोशिकीय स्तर की संरचना वाले जीव। उनको बोलते हैं कोशिकीय स्तर की संरचना वाले जीव। संरचना वाले जीव। और जो दूसरे होते हैं उनको बोलते हैं उत्तक स्तर की संरचना वाले जीव। संरचना वाले जीव। जो कोशिकीय स्तर की संरचना वाले जीव होते हैं, इनमें क्या होता है? इनमें कौन से? इनमें किनको रखा गया? इनमें पोरीफेरा को रखा गया है। और इनकी एक विशेषता होती है कि इनका शरीर छिद्र युक्त होता है। इनका शरीर छिद्र युक्त होता है। पोरी यानी पोर मतलब होता है छिद्र। इनका शरीर छिद्र युक्त होता है। और उत्तक स्तर की संरचना वाले जो जीव है, इनको आगे तीन प्रकार में बांटा गया है। तीन प्रकार में। उससे पहले एक चीज़ है कि हमारा जो शरीर है ना, उसके अंदर कुछ जो है गुहा पाई जाती है। गुहा पाई जाती है। गुहा पाए जाने का मतलब है कि शरीर के अंदर कुछ जो खोखले स्थान होते हैं, शरीर में कुछ खोखले स्थान पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये होते हैं आहार नाल और आमाशय
आहारनाल और शरीर के बीच में पाए जाते हैं, आहारनाल और शरीर के बीच में। यानी अगर हम बात करें तो ये मान लो ये आहारनाल है, ये है तो होती किसमें, हमारे शरीर के अंदर होती है, लेकिन आहारनाल के जो पास में जो जगह होती है वो खोखली होती है, यानी वो खाली जगह होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, देह गुहा कहते हैं, उसको बोलते हैं देह गुहा। और इसी आधार पर जो उत्तक स्तर की संरचना वाले जो जीव है उनको 3 भागों में बांटा गया है। देह गुहा की उपस्थिति के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो होता है कि जिनके अंदर देह गुहा अनुपस्थित होती है, जिनके अंदर देह गुहा अनुपस्थित होती है। दूसरे होते हैं जिनके अंदर कूट देह गुहा पाई जाती है, यानी कुछ जब छोटे होते तब मतलब उन जब शरीर का जब निर्माण होता है उसके कुछ समय तक पाई जाती है, और जब वो वयस्क हो जाते हैं तो उनके अंदर जो देह गुहा है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और दूसरे होते हैं जिनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। वास्तविक देह गुहा का पाए जाने का मतलब उनके अंदर जो देह गुहा होती है वहाँ पे बाद में क्या होता है कि जो हम क्या कहते हैं, मेरुदंड का वहाँ पे क्या होता है, निर्माण हो जाता है, वहाँ पे मेरुदंड का निर्माण हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा आगे आएगा, इससे पहले इसको सिर्फ हम इतना समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ जीव होते हैं उनके अंदर आहारनाल और इनके जो शरीर होता है, यानी इनके अंदर शरीर में जो खोखला स्थान होता है वो नहीं पाया जाता, स्थान नहीं पाया जाता। इनमें पाया जाता है लेकिन केवल कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए ही पाया जाता है। और वास्तविक देह गुहा यानी इनके अंदर पूरे जीवन पर्यंत जो खाली स्थान है वो पाया जाता है। और जिनके अंदर देह गुहा नहीं पाया जाता उनमें 2 प्रकार के जीव आते हैं, यानी इनके 2 भाग हैं, एक तो सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस। और जिनके अंदर कुछ समय के लिए देह गुहा पाई जाती है उनमें आता है निमेटोडा, उनमें आता है निमेटोडा। निमेटोडा। अब जो वास्तविक देह गुहा है इसको आगे 2 भागों में बांटा गया है, यानी जिनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है कि जब उनका जब विकास होता है उस समय जो कोशिका के मेसोडर्म की जो कोशिका है उससे उनका विकास होता है, उससे उनका विकास होता है, ठीक है। क्या था, भ्रूण के विकास के समय कोशिका के मेसोडर्म की कोशिका का विकास होना। मेसोडर्म का विकास होना।
और दूसरा होता है अंतस्तर की थैली से देह गुहा का बनना। देह गुहा का बनना यानी जो वास्तविक देह गुहा है उसके आधार पर इसके दो भाग हैं। पहले में क्या होता है कि जब उनका जब विकास होने लगता है उसी टाइम जो एक कोशिका होती है मेसोडर्म, उससे आगे को जो एक कोशिका होती है उससे क्या होता है मेसोडर्म का विकास होता है। मेसोडर्म हम किसे कहते हैं? मेसोडर्म एक क्या होती है मध्य की एक परत होती है, मध्य की परत, ये इसको बोलते हैं मिडल लेयर भी इसको बोलते हैं। ये कहाँ होती है? ये क्या करती है आगे, मतलब आगे जाकर स्केलेटन यानी जिसे हम क्या बोलते हैं कंकाल, और जो मसल्स हमारी जो पेशियाँ होती है कंकाल और पेशियों के बीच में, कंकाल और पेशियों के बीच में पाई जाती है। और इसका विकास किसके समय होता है? जब भ्रूण बनता है उसी समय। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? इसमें एक तो आता है एनेलिडा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा। इसमें 3 प्रकार के जीव आते हैं। एनेलिडा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा। अब अंतस्तर की थैली से जब देह गुहा बनती है तो ये आगे 2 प्रकार की होती है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर ही। यानी देह गुहा जब अंतस्तर की थैली से बनती है तो आगे क्या होती है? वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है नोटोकॉड विहीन और एक नोटोकॉड युक्त। नोटोकॉड विहीन और नोटोकॉड युक्त। नोटोकॉड किसे कहते हैं? नोटोकॉड क्या होती है कि हमारी शरीर के अंदर जो पेशियां पाई जाती है उनके अंदर क्या होती है? एक लंबी संरचना होती है जिसको क्या कहते हैं? नोटोकॉड। यानी पेशियों के अंदर एक लंबी संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? नोटोकॉड कहते हैं। जो जिनके अंदर ये नोटोकॉड नहीं होती वो किस में आते हैं? यानी जिनके अंदर लंबी संरचना नहीं पाई जाती इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। इकाइनोडर्मेटा। इसका उदाहरण है स्टारफिश। स्टारफिश। ठीक है, अब जिनके अंदर नोटोकॉड पाए जाते हैं उनको बोलते हैं कोरडेटा। उनको बोलते हैं कोरडेटा। ठीक है, बोलते हैं कोरडेटा। इसके बाद जो कोरडेटा है वो भी आगे कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? पहला तो होता है लार्वा के अंदर जो नोटोकॉड उपस्थित होते हैं, और दूसरे होते हैं वयस्क के अंदर मेरुदंड द्वारा नोटोकॉड जो है वो उसका परिस्थापन हो जाता है। ठीक है, ये आते कोरडेटा में। कोरडेटा भी आगे 2 प्रकार के हैं।
पहला तो होता है लार्वा में उपस्थित अवशेषी नोटोकॉड, शेषी नोटोकॉड। और दूसरा कौन सा है? वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकॉड का प्रतिस्थान। सॉरी नोटोकॉड। लार्वा में उपस्थित यानी जब जो जीव होता है, जब बनता है तो उसकी जो लार्वा जो फेज़ आती है, यानी जब लार्वा के रूप में जब वयस्क से पहले भ्रूण से के बाद वयस्क की बीच की जो फेज़ होती है उसको बोलते हैं लार्वा। उसके अंदर क्या होता है? इनके अंदर एक नोटोकॉड उपस्थित होता है जो किसके रूप में होता है? अवशेषी, यानी उनके किसी भी काम का नहीं होता। इनको बोलते हैं प्रोटोकॉड। इनको बोलते हैं प्रोटोकॉड। अब दूसरा है वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकॉड प्रतिस्थापन, यानी जो वयस्क होते हैं, जब वयस्क हो जाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? मेरुदंड बन जाता है और ये मेरुदंड क्या करता है? नोटोकॉड को प्रतिस्थान कर देता है, यानी उसका नोटोकॉड की जगह क्या हो जाता है? मेरुदंड का पूर्णतः विकसित रूप में निर्माण हो जाता है। मेरुदंड किसे कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। ठीक है, अब इनको हम क्या बोलते हैं? कशेरुकी बोलते हैं। इन जीवों को कहते हैं कशेरुकी। अब जो कशेरुकी है इनको आगे कई भागों में बांटा गया है। कशेरुकी को, यानी जिनके अंदर मेरुदंड उपस्थित होता है, उनको आगे कई भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन सा? पहला है मत्स्य। पहला है मत्स्य। मत्स्य के अंदर कौन आते हैं? मत्स्य से इसके नाम से पता चल रहा है इनमें कौन आती है? मछलियाँ आती हैं, सारी जितनी भी मछलियाँ हैं। दूसरा है जल और स्थलचर। जल और स्थलचर, इनमें कौन आता है? जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, यानी इसके अंदर जो मेंढक होते हैं वो आते हैं। और जो मेंढक होते हैं इनके अंदर क्या होती है? इनमें विशेषता होती है कि इनके अंदर जो शलक है वो नहीं पाए जाते। शलक यानी इनकी त्वचा पर शलक या जिसको कहते हैं कांटे जो है वो नहीं पाए जाते। तीसरा प्रकार है सरीसृप। सरीसृप किनको बोलते हैं? जो रेंग कर चलते हैं, और क्या है? अपने अंडे जल से बाहर देते हैं। अंडे जल से बाहर देते हैं। सरीसृप में जैसे सांप आगे, मगरमच्छ आगे वगैरह। ठीक है, इसके बाद जो चौथा टाइप है उनमें कौन आते हैं? पक्षी आते हैं। उनमें कौन आते हैं? पक्षी आते हैं। ये क्या करते हैं? इनमें उड़ने की क्षमता होती है। इनकी क्या विशेषता है? इनमें उड़ने की क्षमता होती है।
अब जो पांचवा प्रकार है वो कौन सा है? स्तनपायी। इनमें कौन से जीव आते हैं जो क्या करते हैं? शिशु को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है। मत्स्य, इनके अंदर सभी प्रकार की जो मछलियां आ जाती है, जो किस में रहते हैं? केवल जल के अंदर रहती है। जल स्थलचर में जो जीव है वो जल में भी रहेंगे और स्थल पर भी रह सकते हैं, जैसे मेंढक, और इनके शरीर पे शल्क नहीं पाए जाते। सरीसृप होते हैं, इनके शरीर पे शल्क जो है वो उपस्थित होते हैं, यानी कांटे पाए जाते हैं। कांटे का मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल कांटे होते हैं, कांटे जैसे संरचना पाई जाती है। और ये क्या करते हैं? अपने अंडे जल से बाहर देते हैं, जल के अंदर नहीं देते। उसके बाद आते हैं पक्षी। पक्षियों में क्या होती है? उड़ने की क्षमता होती है। ये एक जगह से दूसरी जगह तक जब जाते हैं तो उड़कर जाते हैं। और पांचवा है स्तनपायी, जो क्या करते हैं? शिशुओं को जन्म देते हैं। ठीक है। ये तो था कि जो प्राणियों को किस प्रकार से बांटा गया था और उनके क्या क्या नाम थे। पहले हमने पढ़ा था जो जगत है उसको किन भागों में बांटा गया था और किस आधार पे बांटा गया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था पादपों का वर्गीकरण, और ये था जंतुओं का वर्गीकरण। इसके बाद हम बात करेंगे नामपत्ति की। नामपत्ति यानी नामपत्ति में क्या है, कैसे देखना कि कई बार क्या होता है कि कोई जीव है, जैसे टाइगर है, इस पे एक स्टोरी है। क्या होता है कि एक बार रूस से क्या आता है, एक बंदा आता है, भारत में घूमने आता है। ठीक है। उसका नाम था चार्ल्स मैके। क्या नाम था उसका? चार्ल्स मैके। कहाँ से आया था? रूस से आया था, भारत के अंदर घूमने आया था। जब वो भारत के अंदर घूम रहा था तो वो कहाँ गया था? एक चिड़ियाघर के अंदर गया था, और वहाँ उसे एक आदमी मिला था जो कौन था? अपने भारत का ही एक वैज्ञानिक था। ठीक है। तो जब जो वो भारत का जो वैज्ञानिक है वो उससे दोस्ती करता है और उससे क्या करता है? चिड़ियाघर घुमाता है। जब टाइगर आता है तो वो जो रूस का जो व्यक्ति था, कौन? चार्ल्स मैके, वो क्या कहता है कि ये तो टैगा है। क्या है? ये तो टैगा है। क्या नाम बता देता है इसका? टाइगर का टैगा नाम बता देता है। ठीक है। लेकिन और जो भारतीय होता है वो क्या कहता है कि नहीं साहब, ये टैगा नहीं है, ये तो है टाइगर, और इसको हिंदी में बोलते हैं चीता। क्या बोलते हैं? चीता। तो इन दोनों के अंदर क्या होगी थी? बहस हो गई थी और लड़ाई होने लगी थी। जो दोस्ती थी वो क्या होगी? लड़ाई होने लगी। और फिर ये दोनों किसके पास गए? आगे संस्थान में गए और कहा कि जी ये बात है, और ये कह रहा है कि ये टैगा है, लेकिन ये तो चीता है, ये गलत बोल रहा है। तब क्या किया गया था? सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया? एक निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? उन्होंने देखा कि जो जंतु होते हैं, भले ही जंतु हो, पादप हो, इनके क्या होते हैं? अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होते हैं। तब क्या क्या, कोई इसे किसे कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जैसे टाइगर को रूसी लोग क्या कहते हैं? टैगा बोलते हैं, और इंडियंस क्या बोलते हैं? चीता बोलते हैं। ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया? एक निष्कर्ष निकाला कि सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर सोचा कि एक पद्धति बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक नाम पद्धति बनाते हैं, जिसके अंदर क्या किया जाएगा? सभी जंतुओं और पादपों का वैज्ञानिक नाम रखा जाएगा। क्या किया जाएगा? वैज्ञानिक नाम रखा जाएगा। और पूरे संसार के अंदर उनका नाम जो है वो वैज्ञानिक नाम जो है वो एक ही होगा। यानी
अगर हम उदाहरण लें आम का, तो हम तो आम को आम बोलते हैं, मैंगो को क्या बोलते हैं, हम आम बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे कुछ और बोलते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया था, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। अब अगर किसी भी देश में जाके, भले ही रूस है, जापान है, किसी भी देश में जाके अगर हम आम की जगह अगर मैंडीफेरा या मैंडीफेरा इंडिका के नाम से अगर बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम आम की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहती। इसलिए एक जो वैज्ञानिक था उसका आपके वैसे नाम नहीं दिया हुआ, उसका नाम है कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। इसने क्या किया था, इसने द्विनामपत्ति दी थी। क्या दी थी, द्विनामपत्ति। अब ये द्विनामपत्ति क्या है, द्विनामपत्ति में जो नामपत्ति को इसने और भी इजी कर दिया था, द्विनामपत्ति दे दी थी। इसने कहा था कि कोई भी पादप हो और या कोई भी जंतु हो, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, जो बॉटनिकल नेम है, उसको कितने भागों में लिखना है, 2 भागों में लिखना है। हमेशा 2 भागों में इनका नाम लिखा जाएगा। किस किस में, उसमें से जो पहला नाम होगा वो होगा उनके वंश का और दूसरा नाम होगा उनकी जाति का। पहला नाम होगा वंश का और दूसरा नाम जाति का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, जैसे अगर उदाहरण के तौर पे हम समझे, जो आम है, या अगर हम बात करें मटर की, तो मटर जिस वंश की है उसका नाम है पायसम, उसका नाम है पायसम, और उसकी जाति का नाम है स्टाइवम। पायसम स्टाइवम। ठीक है, ये थी द्विनामपत्ति। इस द्विनामपत्ति के कुछ रूल थे, कुछ नियम थे। कौन कौन से? एक तो के नियम क्या था कि पादप और जंतु का नाम 2 भागों में लिखा जाएगा। दूसरा क्या नाम था, पहला नाम जो होगा वो हमेशा होगा वंश का, और जो दूसरा नाम है वो हमेशा होगा उसकी जाति का। तीसरी चीज़ क्या थी कि जो वंश और जो जाति का जो नाम लिखा जाता है वो इटालिक भाषा में लिखा जाता है, इटालिक भाषा में लिखा जाता है। अगर इटालिक भाषा में ना लिखा जाए तो क्या किया जाए कि इनके नामों को अंडरलाइन किया जाना चाहिए, अंडरलाइन या जिसे कहते हैं हम रेखांकित किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं कि इनको ऐसे रेखांकित एक ही लाइन में रेखांकित कर दें, इनको अलग अलग रेखांकित किया जाना चाहिए, अलग अलग रेखांकित किया जाना, नहीं तो वो नाम जो लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा रूल क्या था इस नियम का कि जो वंश का जो नाम होगा वो हमेशा बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। उसके नाम को जब शुरुआत की जाएगी तो किससे, बड़े अक्षर से उस नाम की शुरुआत की जानी चाहिए। जैसे पायसम के अंदर पी जो है बड़ा, और जाति जो होगी उसका नाम हमेशा छोटे अक्षर से लिखा जाना चाहिए, छोटे अक्षर से लिखा जाना चाहिए। ठीक है,
तो ये थे नियम किसके, द्विनामपत्ति के। ठीक है, तो ये था आपका आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज। थैंक यू।